हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद है आपने मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो थी सीटेट दिसंबर 2019 पेपर फर्स्ट, वो आपने सभी ने देख ली होगी। आज हम करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर सेकंड मैथ का करेंगे। मैथ एंड साइंस को कंप्लीट सोल्व करेंगे। सेट ई के अकॉर्डिंग है ये स्टूडेंट, सेट ई का पेपर था। तो सीरियल वाइज सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पूर्णांकों से। अब कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हो तो वो इंग्लिश के क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ के समझ सकता है। पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है? अब 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्म बताने हैं। कौन कौन से हैं? युग्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स पेयर्स, ठीक है। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो 3,5 ये एक पेयर है, ठीक है। 5,7 ये एक पेयर है, ठीक है। तो ऐसे आपने बताने हैं कि मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या बतानी है। 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं होंगी पेयर्स फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास 3,5 है, 5,7 है या 11,13 है। उसके बाद आपके पास आएगा 17,19, फिर आपके पास आएगा 29,31, नेक्स्ट 41, 43, नेक्स्ट 59, 61 एंड नेक्स्ट 71, 73। तो ये आपके पास पेयर्स बन जाएंगे सारे। तो अब कितने पेयर्स हो गए चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पेयर्स बन जाएंगे 1 to 100 के बीच में। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 में आपको कहता है कि ये आपको डिजिट दे रखी है 21168, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये क्या है आपके पास में 237 प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तथा इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। देखो 21168, अब आप इसे डिवाइड कीजिए। जो आपने सिंपल छोटी क्लासेस में सीखा है, इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 10, 20 हो जाएगा, कैरी 1 तो 11, तो ये हो गया 584। जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। अगेन आप डिवाइड करोगे तो 5292 आएगा। अब 5292 क्योंकि 2 लास्ट में आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपके पास 26 × 2 52 और 46 × 2 92। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 13 × 2 26 और 23 × 2 46 हो जाएगा। अब ये आपके पास 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, तो 441। फिर 3 से डिवाइड किया हमने तो आपके पास ये कंप्लीट चला जाएगा 147। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो अब आपके पास ये कंप्लीट चला जाएगा 49 पे, और 49 को हम 7 × 7 लिखते हैं तो ये आपके पास ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने कहा है 2, 3 और 7 की कुछ पावर्स है, तो कितनी पावर है काउंट कर लेते हैं अपने। 1 2 3 4, तो 2 की कितनी पावर होगी यहाँ तक 4, 2⁴। 3 की पावर्स देख ले, 1 2 3, तो 3 की कितनी पावर है 3, और 7 की कितनी पावर है यहाँ पे 1 2, तो 2 ये आपके पास। अब देखो यहाँ से हमारे पास इसको जब इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करोगे तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वैल्यू वो यहाँ पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, तो 4 × 4 यहाँ पे पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो 4 × 4 माइनस बी की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 5 × 3 प्लस सी की वैल्यू 2 है तो 2। ये 4 × 4 16, 16 और 2 18, माइनस 5 × 3 15, 18 माइनस 15 करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हम बात करते हैं। 33 में देखिए, माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इन सभी वैल्यू से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहता है, तो x के अंकों का योग है।
अब देखो क्वेश्चन कहता है कि इन सभी से भाग देना है। अब इन सभी से भाग देना है तो इन सबका एलसीएम सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी तो ये सभी उससे डिवाइड होगी कंप्लीटली। तो अब इनका एलसीएम अगर मुझे लेना है तो एलसीएम लेने के लिए देखो जो हम छोटी क्लासेस में वर्क करते हैं, ये मैं यहाँ कर देता हूँ। किस तरीके से वर्क करते हैं, हमें सभी डिजिट्स लिखनी है। सबसे पहले हमें कौन कौन सी डिजिट गिवन है, 8 है, 12 है, 20 है, 28 है और 35 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम छोटी क्लासेस में वर्क करते थे इन सब का कंबाइन एलसीएम लेने के लिए। तो कंबाइन एलसीएम अगर मैं लेता हूँ, जैसे अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2, अब जो जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है वो कैन डिवाइड कर दीजिए। जैसे 4, ये 6 इंटू 2 12, 10 इंटू 2 20, 14 इंटू 2 28, 35 डिवाइड नहीं होगा तो 35 रहेगा। अगेन 2 से, तो 2 3 5 7 और यहाँ पे आपके पास 35। अब मैंने 5 से कर दिया तो 2 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 7 है, यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा। अगेन मैंने 7 से कर दिया तो ये 2 3 1 1 1 ये आ जाएगा। अब देखो 2 और 3 अलग से प्राइम नंबर है तो आगे 2 और आगे 3 लिखने की जरूरत नहीं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो ऑल ओवर आपका आंसर क्या आएगा, एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो 2 2 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 3, इन सब का मल्टीप्लाई करवा लीजिए। अब इन सब का मल्टीप्लाई आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 7 को 2 से 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 84 और इंटू 10 840, इन सब का मल्टीप्लाई करवा के देख लेना स्टूडेंट, 840 आंसर आ जाएगा। अब 840 मेरा आंसर तो नहीं है अभी, क्योंकि क्वेश्चन 840 तो क्या होगा, अगर मैं इन सभी डिजिट से डिवाइड करूँ तो मेरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 840 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, 5 शेष रहता है, 5 शेष रहता है। तो अब 840 में आप क्या कर दो, +5 कर दो, जो मेरा रिमाइंडर है, शेषफल है। तो आपका आंसर हो गया 845, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कहा कि जो आपका आंसर है, जो x है, उसके अंकों का योग लेना है आपने। तो इसके अंकों का योग ले लीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 8 + 4 + 5, तो 8 + 4 + 5 करोगे तो 8 और 4 12 और 5 17, ऑप्शन 4। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो स्टूडेंट मेरी एक राय है कि आप किसी भी क्वेश्चन को जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप वहाँ पे वीडियो पॉज करके आप खुद कोशिश करो उस क्वेश्चन को सोल्व करने की, और फिर ट्राई करके देखो कि आपने वो क्वेश्चन सही सोल्व किया या नहीं किया। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, कहता है संख्याएं में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए। सबसे अंडरलाइन कर लो इस वर्ड को, घटानी है इनमें से सभी में से एक संख्या को, ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। पहले तो ये समझो स्टूडेंट, समानुपात क्या होता है। मान लो आपके पास 4 संख्याएं हैं A B C D, तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात मीन्स रेशो, इन दोनों का और इन दोनों का हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तो वो आपके पास समानुपात है। या मैं इसको ये कह दूं कि A/B = C/D, तो ये समानुपात में कहलाती है। अब देखो, मैं अपनी मर्जी से तो यहाँ से कुछ नहीं घटा सकता ना, 1 2 3 4, तो आप हम ऑप्शन से उठाएंगे, इसमें ऑप्शन से उठाते हैं। देखो मैंने सबसे पहले 14 को अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, 14 फर्स्ट ऑप्शन ले लिया मैंने, 14 को इन सब में से माइनस कर देते हैं। जब आप 14 को इनमें से माइनस करोगे तो 50 में से 14 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 36, 61 में से माइनस करोगे तो आएगा 47, 92 में से माइनस किया 78 और 117 में से 14 माइनस किया तो 103, ये आपके पास है। अब इससे आप क्या करो यहाँ पे, अब इसका रेशो लेके देखो 36/47 और 78/103। अब देखो मेरे को पता है कि ये 36 और ये 47 है, किसी भी वैल्यू से कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे, तो इसका और ये भी आपके पास कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो इसका रेशो और इसका रेशो सेम नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो, 36 / 47 किसी से कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं हो रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 की, नेक्स्ट ऑप्शन 17। अब मैं 17 माइनस करता हूँ यहाँ से, तो 50 में से 17 माइनस करोगे तो 33, 61 में से 17 माइनस किया 44, 92 में से 17 माइनस करोगे तो 75 और 117 में से 17 माइनस किया तो 100। अब इसका रेशो देखते हैं। देखो ये इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ये 11 से डिवाइड हो रहे हैं, जब इन दोनों को डिवाइड करूँ मैं 11 से तो ये आ गया 3 और 4, ठीक है।
इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ 25 से, तो ये आ गया 3 और 4। तो देखो रेशो सेम आ रहा है 3:4 और 3:4, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया मेरा सेकंड 17। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी 35 में देखिए क्वेश्चन कहता है कि रुपये 1710 की एक राशि ABC में इस प्रकार से बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना और C का 9 गुना बराबर है ना। क्या बराबर है? A का 4 गुना तो मैंने ले लिया जैसे 4A, B का 6 गुना तो 6B, और बराबर क्वेश्चन कह रहा है तो इक्वल टू 6B, और C का 9 गुना तो 9C। ये सारे बराबर हैं, तो मैंने एक वैल्यू मान ली कोई भी इक्वल टू x मान लिया हमने। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? x/4। भाई इसको और इस पोर्शन को आप जब सोल्व करोगे, इस पोर्शन को इस पोर्शन को, तो x/4 आएगी। ऐसे इसको सोल्व करोगे तो B की वैल्यू आ गई x/6 और C की वैल्यू क्या आ गई x/9। ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन हमारे पास अमाउंट कितनी है 1710, जिसमें A की अमाउंट इतनी, B की अमाउंट इतनी है और C की अमाउंट इतनी है। तो इन सब का प्लस कर दे तो 1710 रुपये होंगे। तो इन सबको प्लस कर दो आप, x+4 प्लस x/6 प्लस x/9 इक्वल टू क्या होगा 1710 रुपये होंगे। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लो, 4, 6 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 36 आ जाएगा, और ये x मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, एलसीएम मेरा आएगा 36। ठीक है, अब 4 का एलसीएम अगर आप लेते हो 36 के साथ तो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 9 आ जाएगा। 6 × 6 36 होता है, 9 × 4 36 होता है, तो इक्वल टू 1710। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 1710 इंटू ये 36 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय 9 और 6 15, 15 और 4 19, इधर डिवाइड में चला गया 19। ठीक है स्टूडेंट्स, 19 इंटू 9 171 होता है, तो ये हो गया 90, और 90 इंटू 36 करोगे तो x की जो अमाउंट है वो हमारे पास आ जाएगी 3240। 3240 ये x की अमाउंट आ गई हमारे पास, या x की वैल्यू आ गई 3240। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ो आप, लास्ट लाइन कहती है A और C में क्या अंतर है। A और C में अंतर बताना है। अब A और C का अंतर मतलब कि A-C कह दें या C-A कह दें हम। ठीक है, तो A-C की बात करते हैं। A और C का अंतर पूछा था क्वेश्चन ने। A का जो हिस्सा था वो था x/4 माइनस C का हिस्सा था आपके पास x/9। अगेन यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 36, 4 × 9 36, 9 × 4 36। ठीक है, अब अमाउंट रख दो x की, तो 3240 इंटू 9 - 4 5 डिवाइड बाई 36 ये आ जाएगा। अब 36 से जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये 90 पे कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, और 19 × 5 करोगे तो 450 आपका आंसर है, और 450 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। टोकरियों A और B में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। ठीक है, मीन्स आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है A/B 7:9, ये हमें गिवन है। यदि टोकरी A में 6 फल निकालकर टोकरी B में डाल दिए जाए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि A की वैल्यू यहाँ जो हम रेशो या अनुपात में सीखते हैं, तो मैंने मान लिया कि A के पास कितने फल है 7x और B के पास कितने फल है 9x, ये मान लिया मैंने। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि A में से 6 फल निकाल कर, तो A में 6 फल कम हो गए तो 7x - 6। ठीक है, B में डाल दिया जाए तो B में कितने हो गए 9x + 6, तो 9x + 6, तो अनुपात क्या हो गया, तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है, 1:3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। अब A और B में कुल कितने फल हैं, अब यहाँ से आप एक इक्वेशन बना लो, या x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो क्या बनेगी देखो, सोल्व करते हैं इसको। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करवाओ तो 21, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करवाएंगे तो 21x - 6 को 3 से किया 18, यहाँ पे 9x + 6 का मल्टीप्लाई किया तो 9x + 6 हो गया। इसे सोल्व किया तो 21 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 12x,
इक्वल टू 18 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो 24, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, कितनी आ गई 2 आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू से यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो a में कितने फल हो गए जी, a के तो हो गए आपके पास 2, x की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे तो 14 फल a के हो गए, और 2 यहाँ रख दो तो 18 किसके हो गए b के हो गए, और इन दोनों को अगर आप प्लस कर दो तो 32 कुल फल हो गए, कितने हो गए टोटल 32, तो 32 आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था 37। देखो इसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है, जो मेथड है वो पता होना चाहिए, तो किस तरीके से देखना है देखना आप ध्यान देना। कहता है ए बी सी ए डी बी का उभयनिष्ठ आधार ए बी है और दोनों त्रिभुज ए बी के एक ओर स्थित है, दोनों ही त्रिभुज ए बी के एक ओर स्थित है। कहता है डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी और ये परपेंडिकुलर टू दिस, तो ए सी और बी डी बराबर है, तो कौन सा सत्य होगा। हम एक डायग्राम बनाते हैं पहले, तो देखो कहता है ए बी के उभयनिष्ठ आधार आपको ए बी दिया, तो मैंने ये मान लिया ये ए बी है, ठीक है जी। यहाँ आपको कहता है डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, तो डी ए, ये डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, और यहाँ कहता है सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये मान लेते हैं अपने सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपको कहता है कि ए सी और बी डी इक्वल है, तो ये ए सी को हमने यहाँ ज्वाइंट कर दिया, ये इक्वल है किसके बी डी के, इसके इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने बना दिया। अब देखो मैं एक बार यहाँ, और यहाँ पे आपके पास क्या है, कहता कौन सा सत्य है। अब देखो एक तो चीज़ यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे 90 कहाँ बन रहा है, एंगल ए पे बन रहा है, एंगल ए पे 90 बन रहा है, यहाँ पे एंगल बी पे 90 बन रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे ए होगा वहाँ पे ही बी होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना आप। उसके बाद ए सी, तो यहाँ ए सी, और यहाँ पे बी डी तो बी डी, ये दो ही चीज़ें देख लो आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं देखने की जरूरत। दोबारा से समझ लो, ए पे 90 बन रहा था, यहाँ पे बी पे 90 बन रहा था, तो ए और बी सीक्वेंस, अगर ए 90 है तो यहाँ पे बी 90 आना चाहिए। अब देखो यहाँ ए है, यहाँ पे ए है, ए है, ए है, ए है, बी है, तो ए बी आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन हो सकता है मेरा सही। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए 37 के अकॉर्डिंग, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ए बी ये भी सही हो सकता है। मेरी दूसरी लाइन क्या थी कि अगर यहाँ पे आपके पास ए सी है तो बी डी होना चाहिए। अब देखो ए यहाँ पे है, सी थर्ड पे है, ए यहाँ पे सी थर्ड पे है, तो डी कहाँ चला जाएगा, थर्ड पॉइंट पे चला जाएगा, तो बी और डी कहाँ चला गया, थर्ड पॉइंट पे चला गया। तो इसका मतलब मैं ऐसे ए सी बनाऊंगा तो ऐसे ही मेरा बी डी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। सिंपल कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर का मिक्स फॉर्म अगर आपको आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, ठीक है। बस सीक्वेंस को फॉलो करना और कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में आपको ये कहता है चार त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, चार त्रिभुजों की भुजाएं दे रखी है, कौन सा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसे हम नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं कर्ण, आधार और लंब, ठीक है। बस इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है इन तीनों के अंदर, और आप अपना आंसर देख लो। तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी, या थर्ड ऑप्शन है, तो आप चेक कर लेते हैं। बाकी हम यहाँ पे 11, 60 और 61, 11 की स्क्वायर की बात करें तो होता है 121, 60 की स्क्वायर की बात करें तो 3600, और 61 की स्क्वायर की बात करें तो 61 की आपके पास जो स्क्वायर हो जाएगी वो हो जाएगी अप्रोक्सीमेट, और ये हो जाएगा 3721, हाँ जी 61 की स्क्वायर हो जाएगा 3721। अब देखो ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये हाइपोटेनियस होनी चाहिए, तो इन दोनों का सम करके देख लो ये बनता है क्या, नहीं बनता। तो इन दोनों का सम किया आपने 210021, 36 और 137 बिल्कुल बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है, चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या है। अब सबसे छोटे तो 3 है, सबसे बड़े 9 है, इनका अंतर पूछा है तो 9 - 3 कर दें तो कितना हो गया, 6 हो गया, तो अंतर तो है 6, समझ में आ गई। सबसे छोटे 3, सबसे बड़ा 9, तो 9 - 3 का अंतर हो गया 6। अब ये 6 हमें एक्चुअली रेशियो में दे रखा है, तो इस अनुपात की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं, देखो 3 और 5 8,
8 और 7 15, 15 और 9 24। तो इन सब का अगर मैं टोटल की बात करूं तो इन सब के टोटल की वैल्यू आ रही है 24, ठीक है। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो एक अनुपात की अगर मैं बात करूं तो टोटल यहाँ पे अनुपात 4 फॉर्म में 24 बन रहा है टोटल, तो 24 और इनटू मेरे को चाहिए कितने अनुपात, 6 अनुपात चाहिए, तो 6। ये था आपका आंसर। तो आंसर क्या आएगा, 6 × 4 24, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 90, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ गया 490। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 40। किसी भी त्रिभुज का परिमाप दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है 12 सेंटीमीटर, है ना परिमाप। यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई पूर्णांकों में है, सभी भुजाओं की लंबाई पूर्णांकों में है, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अभी मैं इस क्वेश्चन को स्टार लगाना चाहूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है मैथ्स के अंदर, ठीक है। इसके लिए आपको 2 प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। मान लेते हैं कि आपकी त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी सी ए अगर है, ठीक है, तो किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, पहली लाइन। किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, पहली लाइन। किन्हीं भी 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा, दूसरी थ्योरम कह सकते हो आप, दूसरी लाइन। ये आपको दोनों याद होनी चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन में ये दोनों आपको याद होनी चाहिए कि 2 भुजाओं का योग हमेशा बड़ा, ग्रेटर देन सी होना, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और 2 भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये कहता है त्रिभुज का परिमाप है 12, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन को लास्ट में यहाँ पे कर देंगे अपने, ठीक है। अब देखो त्रिभुज का परिमाप हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 12 चाहिए, तो और इसकी सभी भुजाओं की लंबाई पूर्णांकों में चाहिए आपको। तो अगर मान लो एक भुजा x है, दूसरी भुजा y है, तो तीसरी भुजा मेरे पास 12 माइनस x प्लस वाई हो जाएगी। पहली बात, क्यों भाई, क्योंकि आपको परिमाप की वैल्यू 12 दे रखी है, तो परिमाप इन तीनों का योग 12 होना चाहिए। तो 1 2 मैंने मान ली, तो तीसरी भुजा 12 में से माइनस कर दी, ये तीनों भुजाओं का योग 12 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो x प्लस वाई, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो 12 माइनस एक्स प्लस वाई से ग्रेटर देन होगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये पूरी वैल्यू यहाँ जाके क्या हो जाएगी, +2 बन जाएगा ये। तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 12, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होगी, 6 होगी, पहली लाइन। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 6 होगी, पहली लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, कि यहाँ पे आपके पास अगर मैं बात करूँ सेकंड एंड थर्ड की, सेकंड एंड थर्ड को प्लस करता हूँ, तो देखो y प्लस 12 माइनस एक्स प्लस वाई, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो इन 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो तीसरी भुजा x रहेगी मेरी, तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा x रहेगी। इसे सोल्व करते हैं अब अपने। जब आप सोल्व आउट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, y और ये माइनस था बीच में साइन, तो y प्लस 12 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन x, ये आ गया। y से y कैंसिल हो गया, x यहाँ जाके प्लस का हो गया, तो 12 इज ग्रेटर देन 2x हो गया, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x इज लेस देन 6 हो गया, x इज लेस देन 6 हो गया, ठीक है। अब सुन बात करते हैं लेस देन 6 का मतलब मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू है x की वो 3 ऑप्शंस हैं, सॉरी 5 ऑप्शंस है मेरे पास, 1 2 3 4 5, क्योंकि लेस देन 6 थी, तो x की वैल्यूज आ गई। अब y की वैल्यू ये कहता है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 1 यहाँ जाके माइनस होएगी, 6 माइनस 1 5, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आनी चाहिए, y की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आनी चाहिए। अब ग्रेटर देन 5 का मतलब 6 ले लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, 1 के साथ 6 ले लेता हूँ, एक बार कम से कम 6 ले लिया मैंने, तो 6 और 1 7, और परिमाप आपके पास कितना है 12, तो तीसरी भुजा आपके पास 5 हो जाएगी, 6 5 11 और 1 12, ये एक फॉर्म बन गई आपकी। अब आप चेक करो ये वाली स्टेटमेंट दोनों इस पे अप्लाइबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5, अब किन्हीं भी 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से बड़ा होना, छोटा होना चाहिए, तो 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 से छोटा नहीं होता बच्चे, तो इसलिए ये वाला जो केस है वो कैंसिल हो गया, ये वाला केस कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो जितना भी अभी तक समझाया इन सभी केस का अगर मैं निचोड़ निकालूँ और शॉर्टकट में बताऊँ तो हमारे पास जो केस बनते हैं वो 2 5 5, 3 4 5, 4 3 5 और 5 और 4 सॉरी आपके पास बनेगा 5 वाला केस बनता नहीं है स्टूडेंट, और 4 3 5 हो गया और एक बनता है आपके पास 4 4 4, ये केस बनते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 केस रिपीट कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 4 5 और 4 3 5। देखो 4 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये आपके पास 2 केस रिपीट हो गए मेरे, तो एक को मैं कैंसिल कर देता हूँ, कोई भी ले लो आप। तो टोटल केस कितने हो गए, 1 2 3, टोटल केस कितने हो गए 3। तो कितने विभिन्न त्रिभुज संभव हैं, 3 त्रिभुज संभव हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर था। ये था स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था और प्रॉपर्ली बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा था त्रिभुज की, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को देख लेना। ये जो मैंने 3 केस बनाए 2 5 5, 3 4 5, 4 4 4, इन ये तीनों के तीनों ही केस इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। वैल्यू जरूर पुट करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देने वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं 41 की। हाँ जी, 41 में देखिए, एक घनाकार गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको दे रखी है, ठीक है। तो मतलब कि आपको LBH की वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर अधिकतम कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं, प्रत्येक डिब्बे की विमाएँ ये है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना होता है। तो बड़ी वाली वैल्यू की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, तो वो देख लो आप, 56 × 42 × 10। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना सुन, ये जरूर ध्यान रखना कि आपको यूनिट क्या दे रखी है, मीटर मीटर मीटर। यहाँ देखो मीटर मीटर, ये ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया, सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। तो डिवाइड में 2.8 × 2.5 × 70 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.70 ये आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जीरो देखो कितनी आएगी, 1 2 3 4, 4 2 पॉइंट यहाँ से, 1 पॉइंट यहाँ से और 1 पॉइंट यहाँ से, तो 4 जीरो लगा देते हैं ऊपर और ये आपके पास पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ से पॉइंट हट गया हमारे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब 28 का मल्टीप्लाई किया 1 से और 28 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 56, ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, ये 7 से आपके पास 642 ये कैंसिल हो गया, ये 25 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो इसको, 25 × 400 होता है, पीछे 2 0 आ गई, तो ऊपर क्या बचेगा 2 × 6 × 400, ये बच गया। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 × 4 48, 4800 आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, अब लंब वृत्तीय बेलन आपको पता है बेलन ये होता है, उसका आधार ये होता है जो एक सर्कल की तरह होता है ना। बेलन का अगर मैं आधार की बात करूँ तो सर्कल होता है बेस उसका, उसकी परिधि दे रखी है, परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस दे रखी है उसकी, ठीक है। सर्कमफ्रेंस 5 to 8 दे रखी है। तो अब आपको पता है वृत्त का आधार या वृत्त की परिधि, ठीक है, सर्कमफ्रेंस 2πr होती है, तो आपको कितनी दे रखी है 5 to 8 दे रखी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 2 मीटर। अब ये देखो यहाँ से फिर ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है और आंसर मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5.28 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और ऊंचाई आपको h की वैल्यू 2 दे रखी है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, बेलन का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है πr²h, आयतन होता है आपके पास πr²h, वैल्यू रखो सबकी πr², r की वैल्यू क्या आएगी, इस 2π को मैंने डिवाइड में लगा दिया, इस 2π को यहाँ से मैंने डिवाइड में लगा दिया, ठीक है। तो r² का मतलब हो गया π × 5.28 डिवाइड बाई 2π, r² का मतलब 2 बार लिखना है, 5.28 डिवाइड बाई 2π इंटू h की वैल्यू क्या है 2, इंटू h की वैल्यू क्या है 2। अब इस सबको सोल्व करना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ आपके पास देखिए इस 2 से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 42 के अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो 2 2 4, 1 कैरी, 6 और 4, तो 2.64 ये आ जाएगा। तो अब पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है देखो 5.28
इंटू 2.64 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 डिवाइड वाला 7 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है जी। अब 22 से ये डिवाइड कर देते हैं 22 से, तो यहाँ आपके पास देखो किससे चला जाएगा, ये 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 22 4 कैरी बन जाएगा 44, 22 इंटू 2। ठीक है, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, ये आपके पास पॉइंट हो गया। अब इन सबका मल्टीप्लाई करवाना है। अब सुन, आप इन सबका मल्टीप्लाई मत कराओ, यहाँ पे देखो मैं आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि 5 पॉइंट, देखो मेरे पास क्या बन रहा है, शॉर्ट ट्रिक से हम कैलकुलेशन करेंगे 0.12 इंटू 7। पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा, 1 2 3 4। देखो सभी में 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो हमें दिक्कत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट का खेल है स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन। अब देखो 8 का 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 8 का 2 से मल्टीप्लाई किया 16, लास्ट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6, 6 का 7 से मल्टीप्लाई किया 42, तो लास्ट यूनिट डिजिट आ गया 2, तो 2 वाला आपका आंसर है, तो 2 वाला मेरा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कराओ आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, यूनिट पहली डिजिट आपकी 4 है, यूनिट डिजिट 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32, तो 2 आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे 2 और हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ऑप्शन में 2 और है, फिर हमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई और करवाना पड़ेगा, फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा आपको इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके एक विकर्ण, और आपके पास क्या दे रखा है, इसके एक विकर्ण से सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाइयाँ, मान लेते हैं कि ये चतुर्भुज है आपके पास, ये विकर्ण है, इस पर लंब डाल दिया आपने, एक ये और एक ये लंबाइयाँ आपको दे रखी है, तो इस विकर्ण की लंबाई क्या है, इस विकर्ण की लंबाई क्या है। मान लेते हैं मैं इसको एक बेस मान लेता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ए बी, मैंने इसको बेस मान लिया, तो इस त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट सी एन, प्लस इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, हाफ इंटू ए बी इंटू ये डी ले लेते हैं, ये एम ले लेते हैं, तो डी एम। ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला त्रिभुज का कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इक्वल टू इन दोनों का जब आप प्लस कर दोगे तो त्रिभुज का कंप्लीट क्षेत्रफल आ जाएगा, वो आपको दे रखा है 227.2, 227.2 दे रखा है। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो हाफ ऑफ ए बी ये मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, सी एन की वैल्यू हमारे पास 7.2 है, प्लस डी एम की वैल्यू मेरे पास 8.8 है, इज इक्वल टू 227.2। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आएगी, इस 2 का यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 227.2 इंटू 2 डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 7 और 8 15 और 1 16, तो 16.0 ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है सुन, अब जब आप इसे सोल्व आउट करते हो तो ये देखो ये 2 है, ये कैंसिल करोगे तो ये 8 हो गया, ये 2 कैंसिल आउट करोगे तो 8 हो गया। ठीक है, और अगेन देखो यूनिट डिजिट का खेल आ रहा है स्टूडेंट, अगर 8 से डिवाइड करोगे, अब मैं आपको अगर ट्रिक बताऊं तो देखो आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो भी आंसर आएगा ये आंसर है। जैसे अब यूनिट डिजिट की बात करें तो 8 का 8 से मल्टीप्लाई किया 64, लेकिन यहाँ तो 2 है, 8 का 4 से मल्टीप्लाई किया 32, यहाँ पे 2 है, तो ये आंसर हो सकता है। 2 का मल्टीप्लाई किया 8 से 16, 6 नहीं आ रहा, 6 का मल्टीप्लाई किया 48, 2 है, 8 नहीं आ रहा, तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें आपका 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 आता है, तो मेरा आंसर सेकेंड ऑप्शन सही है। आप डिवाइड करके देख लेना, 28.4 ये आंसर आएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 43। तो यूनिट डिजिट का जो मेथड है वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। हाँ जी, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपके पास, तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये एक इक्वेशन गिवन है। पहले तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। क्या है देखो, 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया 15x, प्लस 5 का 4 से मल्टीप्लाई किया 20, माइनस 8 का 6 से किया 48x, माइनस प्लस माइनस 8 का 7 से किया 56, ये 9x लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस के 9x, माइनस का 8 लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आपने सोल्व करना है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा देखो, ये 15 माइनस के 48 माइनस के 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जी
15 में से -9 माइनस करोगे तो 6, और जिस यहाँ से 6 माइनस किया तो -42, माइनस के 42x, और ये 20 दे रखा आपको, ये 56 दे रखा और ये आपको 8 दे रखा है। तो 20 और 8 28, -56 करोगे तो माइनस के 28 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं बात करूँ x की वैल्यू की, तो माइनस का 28 यहाँ जाके प्लस का 28 और -42 डिवाइड में लेके आओगे तो -42, 14 से कैंसिल आउट कर दो तो 2 और ये 3, तो -2/3 मेरे पास x की वैल्यू आ गई। माइनस के 2/3 मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो यहाँ कंप्लीट मत रखो, ये कंप्लीट अगर आप कंप्लीट रख दोगे यहाँ पे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला बन रहा है x-1 का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो तो -2/3 -1 का होल स्क्वायर, तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस के 5/3 का होल स्क्वायर, और माइनस के 5/3 का होल स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर 25, 3 की स्क्वायर 9, माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अगर आप ऐसे होल स्क्वायर नहीं लगाना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, आप -2/3 डायरेक्ट रख दो यहाँ पे तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका 44 नंबर क्वेश्चन था जिसका आंसर था 4th ऑप्शन। नेक्स्ट 45 देखिए, कहता है जब a की वैल्यू 1 दे रखी हो, b की वैल्यू -3 हो और c की वैल्यू -2 हो तो इस कंप्लीट वैल्यू का मान क्या होगा। इस कंप्लीट वैल्यू की मान बताना है आपने, क्या होगा। तो सिंपल कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, वैल्यू पुट करते हैं। देखो a की वैल्यू 1 थी, ठीक है, a की वैल्यू 1 है प्लस b स्क्वायर की वैल्यू, अब -3 की स्क्वायर करोगे तो 9, प्लस c की वैल्यू -2, तो यहाँ माइनस आएगा स्टूडेंट -2, एंड प्लस b की स्क्वायर 9, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तीनों का स्क्वायर करना है, तो 1 9 4, 1 + 9 + 4 माइनस c की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस +2 हो गया, a + b स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 और b की स्क्वायर करोगे तो 9। इसे सोल्व करना है। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 और 9 10 माइनस 2 किया 8, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 9 और 1 10 और 4 14, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 9 और 1 10 के साथ। अब इसे सोल्व कर लीजिए तो ये हो गया बच्चे आपका 8। ठीक है, ये 14 को 9 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 126, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और जब इन कंप्लीट ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 154। सेकेंड ऑप्शन आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, ये आपको दे रखा है। अब देखो यहाँ स्टूडेंट अगर आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाओगे तो थोड़ा हो सकता है आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़े, अदरवाइज ये जो पोर्शन है इतना जो मैंने अंडरलाइन किया है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास 46 नंबर क्वेश्चन में x³ - y³ का, जिसे हम नॉर्मली a³ - b³ के फॉर्मूले से याद करते हैं, a - b a² + b² + ab। ये ऐसे ही सेम ये फॉर्मूला होता है, अगर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला, अगर बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला होता है। तो x³ + y³ का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे बीच में प्लस दे रखा है ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है तो यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस आपको दे रखा है बार, ये इस वाली बात करें, माइनस मैंने बाहर ही रख लिया, x का मल्टीप्लाई किया तो x³ एंड x का मल्टीप्लाई यहाँ किया माइनस का xy²। ठीक है जी, y का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो प्लस yx। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये देखिए आगे, ये एक्चुअल में मुझे पता नहीं चला, वीडियो पॉज होगी तो मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, और मुझे लगा कि वीडियो बन रही है तो मैंने कंप्लीट कर दिया था क्वेश्चन, तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी तो आप ऐसे मत समझिएगा, मैंने पहले से सोल्व करके रखा हुआ है सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये था आपके पास माइनस, यहाँ पे बात कर रहे थे अपने, तो ये x³ था यहाँ पे। ठीक है, x का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया हमने तो x³ - xy² आ गया, y का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव ये माइनस का होने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ को हमने सिंपल सोल्व कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ किया माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो प्लस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये x³ और ये प्लस y³, तो x³ + y³ इसमें था और इन दोनों में x y कॉमन ले लिया तो y - x बचेगा, तो y - x ये रहा आपके पास, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन,
इसके अंदर आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, माध्यक, बहुलक और परिसर। इसको मैंने राउंड किया है क्योंकि इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यक की। माध्यक क्या होता है, आपको जितने भी नंबर्स देखे हैं इनके बीच वाली वैल्यू माध्यक होती है। बहुलक, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, सबसे ज़्यादा बार आ रही है, वो बहुलक होती है। और परिसर, मैक्सिमम वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू परिसर होती है। इनको सोल्व करने के लिए, माध्यक को सोल्व करने के लिए बच्चे, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, जो भी आपको डाटा दे रखा है। ठीक है, तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया। यहाँ पे ये देखो सारा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया हुआ है कंप्लीटली। ये बीच में वीडियो रुक गई थी, मुझे पता नहीं चला, तो यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट सोल्व कर दिया। अब देखो यहाँ की बात करें तो जब आप इसे काउंट करते हो तो आपके पास n की वैल्यू 17 आती है। n की वैल्यू कितनी आ गई है, 17। अब नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 17 है, ऑब्जर्वेशन 17 है। तो 17 की बात करें तो बीच में कौन सी आएगी, 9 नंबर वाली बीचों बीच आएगी। ये 9 नंबर बीचों बीच आ गई, तो बीचों बीच वाली वैल्यू होती है माध्यक हमारी। तो माध्यक तो हो गया मेरे पास 24। बहुलक जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, यहाँ पे देखो 25 3 बार आ रहा है, 25 की जो संख्या वो 3 बार आ रही है, तो 25 बहुलक हो गया। परिसर होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम 50 है, मिनिमम 0 है, तो 50 माइनस 0 50 हो गया आपका पास। ठीक है, परिसर। माध्य की बात करें, क्योंकि इनका माध्य लेना है, माध्य की बात करें तो इन तीनों को प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 3, आंसर आ जाएगा 33, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपके पास है। ठीक है स्टूडेंट, और मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तुम्हारे लिए। अब नेक्स्ट आपके पास देखो 48 की बात करते हैं। तो आगे ये कुछ क्वेश्चन आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये लगभग मैंने क्वेश्चन कर दिए थे 55 56 तक क्वेश्चन कर दिए थे, और मुझे पता नहीं चला वीडियो के बारे में, तो इसलिए इनके निशान ऑलरेडी लगे हुए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक गणितीय प्रमेय है, तो इसका राइट आंसर था फर्स्ट गणितीय प्रमेय। देखो जो हम बचपन से कहते हैं कि मैथ की थ्योरम है, याद कर लो, मैथ की थ्योरम से है ना, डायरेक्ट यूज होता है। तो होती क्या है वो, कि ऐसे कथन होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे अभिग्रहितों की तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया हो। ठीक है, मतलब कि प्रमेय हमेशा सिद्ध की गई होती है पहले से, हम उसका डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तुओं के बराबर है, ये किसने कहा था, वे एक दूसरे के बराबर होंगी, ये किसने कहा था, यूक्लिड ने दी थी, जो अंकगणित और बीजगणित का आधार है। ये यूक्लिड की अभिग्रहित है, या एग्जाम से मान सकते हो आप, थ्योरम मान सकते हो, तो उसका छोटा पार्ट मान सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 की। गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आकलन योजना के रूप में किसे उपयोग किया जा सकता है। आकलन अगर करना है आपने, कि बच्चे को प्रोजेक्ट दो, उसका आकलन हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र का भ्रमण करवाओ, उसके बारे में उसके विचार लो, उसका आकलन हो जाएगा। आकलन योजना में आप इन दोनों को ले सकते हो, और इस ऑप्शन में ए और बी ही इंक्लूड है एक साथ, तो आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन था आपके पास 50 नंबर, तो 51 की बात करें अगर अपने, तो 51 में देखिए, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। अब ये फिक्स है, तो हमें पता है दो सम संख्याओं का योग करोगे तो सम नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट मेथड से ही यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट प्रूफ है हमारे पास, डायरेक्ट प्रूफ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट प्रूफ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 52 की। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर, अब ये एक ऑप्शन दे रखा है इसमें कंठस्थ करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को याद तो नहीं कराएंगे ना, कंठस्थ नहीं करवाते उनको कुछ भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सी ऑप्शन की मैं बात करूँ तो सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना, तो मेरा एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो मानस दर्शन, पक्षांतरण, सामान्यीकरण, अनुमान लगाना, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। अब विवेचनात्मक विचार मतलब कि उनकी थिंकिंग के बारे में बात करें, तो थिंकिंग के बारे में ऑप्शन नंबर 4 देखो स्टूडेंट, कहता है बेलन का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, त्रिज्या दे दी और ऊंचाई दे दी, तो बच्चे को सीधा सीधा अपना फॉर्मूला पता है उसको, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, त्रिज्या लगाई, ऊंचाई लगाई और आंसर निकाल दिया। तो इसमें उसने कुछ खुद ने तो नहीं सोचा ना, लेकिन यहाँ देखो कह रहा है तुलना करो, तुलना करोगे तो उसकी खुद की थिंकिंग काम आएगी। सूत्रबद्ध करो, थिंकिंग काम आएगी उसकी खुद की। कहता है उसने कहाँ गलती की है, इसको पहचाननी है, तो उसकी थिंकिंग काम आएगी, है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 54 की।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्न में से किस से संरेख है? तो गणित उपलब्ध करवाने के लिए क्या करेंगे? विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशेषताओं पर बल देना चाहिए, जिससे बच्चा गणित की उपलब्धियां वाले व्यापक उद्देश्य को संरेख कर सकता है या उनको ध्यान में रख सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए, ये देखो आगे अब आंसर नहीं लगे हुए, तो यहाँ तक हमने पहले सोल्व किए थे। तो देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं, गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी है? अब गणितीय कक्ष को अगर आपने प्रभावी बनाना है तो क्या प्रभावी होगा? एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये होता है कक्ष को प्रभावी बनाने का तरीका। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। तो 56 में देखिए, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, ये हो जाएगी इसमें अधिगम संदर्भ में वांछनीय प्रक्रिया हो जाएगी ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 57 की। पियाजे के अनुसार बच्चों के दिक् स्थान की समझ के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? ठीक है, द्विक स्थान की समझ के लिए, तो द्विक स्थान की समझ के लिए क्या सही नहीं है इसके अंदर स्टूडेंट? वो है ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्क संगत क्रम में। स्टूडेंट बिना तर्क के, बिना संगत के तो मैथ आप कर ही नहीं पाओगे, तो ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्क संगत क्रम में, तो ये हो जाएगी आपके पास राइट आंसर, सही नहीं है। ठीक है, तो 57 के बाद हम बात करते हैं 58 की। अगेन 58 में देखो मैथ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके पास। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हालांकि सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, एक्स का मान बताना है। तो कैलकुलेशन देखिए बोडोमास के अकॉर्डिंग सिंपल, तो माइनस माइनस प्लस 12 × 3 36 प्लस 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस 16 को 2 से डिवाइड किया 8, ये माइनस है तो माइनस का 8 आ जाएगा, इक्वल का साइन बीच में है। 28 को 7 से डिवाइड किया तो 4, ये माइनस का साइन है तो माइनस का 4 आएगा, प्लस का x, माइनस का 4 प्लस का x। इसे सोल्व कर लो, -5 और 3, माइनस का 2 और ये 34, माइनस माइनस प्लस के 8, ये -4 लेफ्ट से में आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू x हो गया। तो 34 और 8 42 और 4 46 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं 59 की। कहता है यदि 8 अंकों वाली संख्या है 88, ये ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है सीटेट के अंदर, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कहता है 88 से विभाज्य है। अब 88 क्या है? 88 मल्टीपल है स्टूडेंट 8 का और 11 का, तो आपके पास 8 से डिविजिबिलिटी, 8 से विभाजित करने का नियम पता होना चाहिए और 11 का नियम पता होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं 8 की बात करें तो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 6, 7 और y को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 8 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा देखो। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64, तो 3 कैरी, अब यहाँ पे आ गया y। अब भाई 8 की अगर आपको टेबल पता है तो मेरे को पता है इस 4 पे जाएगा तो 8 × 4 32 होता है, क्योंकि पूरा डिवाइड करना है, तभी तो कंप्लीट 0 आएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई जी? 2 आ गई, पहला ऑप्शन। सेकंड बात करें 11 के डिविजिबिलिटी की फॉर्म। 11 के डिविजिबिलिटी की फॉर्म होती है जो आपके पास नंबर है, सम संख्या वाले और विषम संख्याओं वाले नंबर का अंतर 11 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब मैं लिख के बता देता हूँ आपको देखो पहले तो डिजिट क्या लिखी है, 3 0 x 086 7 y। तो अब विषम संख्या वाले बात करें तो 3 x 8 7, इनको आप प्लस कर दो तो 3 और 8 11 और 7 18 प्लस x, प्लस कर दिया मैंने 18 प्लस x। ठीक है, अब सम संख्याओं वाले को प्लस करो तो 0 0 7 और अब 0 यहाँ 6 आएगा, ये गलत हो गया, 6 के बाद y आएगा। ठीक है,
ये आपके पास 6 के बाद y, तो 0 0 6 प्लस y की वैल्यू मुझे पता है 2 है, तो 6 और 2 क्या हो गया 8, 6 और 2 क्या हो गया आपके पास 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेना होता है, 8 हो गया। 0 + 0 0 0 और 6 और y की वैल्यू 2 थी 8, तो 8 इसका डिफरेंस लेना है। इसका डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट, इसका डिफरेंस आएगा 18 में से 8 माइनस किया तो 10 + x। अब ये वैल्यू 11 से डिवाइड होनी चाहिए। अब ये 11 से डिवाइड कब होगी, जब x की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई आपके पास, y की वैल्यू 2 आ गई आपके पास, इसमें वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू 1 है तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3, y की वैल्यू 2 है तो +2, आंसर कितना आ गया 5, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब कई स्टूडेंट बात करते हैं सर अगर हम 12 रख दें यहाँ पे x की वैल्यू तो भी तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, तो एक्चुअली में कम से कम वैल्यू रखनी होती है स्टूडेंट, ये भी ध्यान रख लेना। अब बाकी ये सिंपल और लास्ट क्वेश्चन आपके पास, तो देखो किस तरीके से सोल्व करते हैं इसको हम। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, तो देखो 3 × 6 18 और 2 20/3। अब यहाँ पे भाग का साइन है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 और 1 5, तो मैं इसको 5/2 लिखूंगा, लेकिन भाग को अगर मैं मल्टीप्लाई में बदलता हूँ तो ये बदल जाएगी डिजिट, तो 2/5 2/5 आ जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई 4 3 12 और 3 15/4, मतलब कि मैंने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और 11 को 2 भाग 2, 4 4 16 और 1 17/4, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2, 3 और 2 5 भाग 3, ये 7/8, प्लस इसे कैंसिल आउट कर दो, देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो 2/4। वैसे इसको भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, 2/4 लिख देना, क्योंकि एलसीएम वापस लेना ही पड़ेगा, चाहो तो 1/2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट, देखो ये 5 और 4, 5 चुके 20, 20 कैंसिल हो गया, 3 से यहाँ कैंसिल करोगे तो 5, तो 5 दूनी 10, माइनस इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ कैंसिल होगा नहीं यहाँ से, तो 11 को 17 से मल्टीप्लाई करो और ये आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, चलो 11 × 17/4 × 2 8, ये लिख लेते हैं एक बार, प्लस, ठीक है। इससे जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना एलसीएम आएगा 8 एलसीएम, तो यहाँ पे आपके पास 7 + 4 × 2 8 2 2 4, तो ये हो गया बच्चे 11 7 और 4 11/8 हो गया आपके पास। तो आंसर क्या आएगा 5 × ये हो गया 11 डिवाइड बाई ये 3 था इंटू नीचे 8 था, ये बन गया। अब एलसीएम की बात करो तो इस सब में एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। 24 एलसीएम, 24 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 240, 8 × 3 होता है तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, अब 11 × 17 × 3 करोगे तो आपके पास आंसर आता है 561, प्लस 8 × 3 24 है, तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 55। जब इसे आप कंप्लीट सोल्व करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये प्लस ये माइनस ये, तो -266/24, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 133 और यहाँ पे आ गया 12, तो मेरे पास आंसर आ गया जी -133/12, ठीक है जी। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो माइनस का 11 सही 1/12, ये आपका आंसर आ जाएगा, माइनस का 11 सही 1/12, फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60। तो ये था स्टूडेंट मेरा कंप्लीट पेपर CTET का 2019 दिसंबर का पेपर, 2019 दिसंबर का पेपर, जो हमने दिसंबर का पेपर था जो हमने पेपर किया है यहाँ पे, दैट इज पेपर नंबर 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस में जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता हो इस वीडियो में मेरी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो के साथ जरूर कनेक्ट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।